दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वो कितने भरोसेमंद हैं। मोदी 3.0 अब आना निश्चित है और आज ये कंफर्म हुआ। इसमें चंद्रबाबू नायडू 16 सीट लेके सबसे बड़ी सहभागी है। उसके बाद नीतीश कुमार है जिनकी सीटों की संख्या 12 है। तो 12 और 16 28। बीजेपी का अकेले 240 सीट है, 28 मिलता है तो 268 हो गए। और उसके बाद बहुमत के लिए 272 चाहिए, 3 सीट। बाकी इंडिपेंडेंट इनके पास काफ़ी सीटें हैं, जो कि जैसे रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उसके बाद उनकी 5 सीटें हैं। इस तरह मांझी, जीतन राम मांझी की शायद 1 सीटें हैं। तो इस तरह काफ़ी सीटें हैं जो कि एनडीए के पास अवेलेबल है। अब ये जो 28 सीटों का गठजोड़ है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का, ये मोदी जी के साथ अगर रहते हैं एक भरोसेमंद सहयोगी के हिसाब से, तो फिर एनडीए सरकार 5 साल तक खींचेगी, आराम से चलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में कल क्या होगा, कब कौन पलटी मारेगा, इसमें कहना बहुत ही मुश्किल है। और पलटी मारने से समीकरण बिगड़ जाते हैं। फिर एनडीए वाले हो चाहे इंडी वाले हो, वो नए साथी की तलाश में फिर जुट जाएंगे। तो लेकिन अब ऐसा लगता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि पहले हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार 12 सीट के साथ एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार खुद चल के आए थे। अब की बार नीतीश कुमार खुद चल के आए थे अमित शाह से मिल के, और उन्होंने आरजेडी के साथ नाता तोड़ा, इंडी गठबंधन के साथ नाता तोड़ा और इसमें वो सहभागी बने। और इंडी गठबंधन में उनको काफ़ी बेइज्जत भी किया गया। अगर कायदे से देखा जाए तो इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सारे दल इकट्ठा हुए। पहले पटना में मीटिंग हुई, उसके बाद अगली मीटिंग बेंगलोर में हुई। तो उनको पटना वाली मीटिंग में ही कन्वेनर बनाने की बात तय हुई थी, लेकिन किसी कारण से पटना में वो कन्वेनर नहीं बनाए जा सके। उसके बाद वो गए बेंगलोर में। जब अगली मीटिंग हुई तब वहाँ तय हुआ था कि उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ भी लालू यादव और राहुल गांधी ने उनको ठेंगा दिखा दिया। और मुझे याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बेंगलोर में मीटिंग हुई थी, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही नीतीश कुमार वहाँ से निकल गए और उन्होंने प्री ऑक्यूपेशन होने का एक बहाना बनाया और वहाँ से निकल गए। तो चूंकि वहाँ उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया, इस कारण वो काफ़ी दुखी थे और अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे थे। और इसी कारण वो वहाँ से जल्द निकल गए एक मीटिंग का बहाना बना कर। और उसी दिन उन्होंने मन बना लिया कि इस गठबंधन में नहीं रहना है। वो और एक बात से नाखुश थे कि इस गठबंधन का नाम इंडी गठबंधन रखा गया। वो इंडी नाम से भी नाखुश थे, लेकिन वहाँ पे उनकी एक नहीं चली, क्योंकि ममता बनर्जी को और राहुल गांधी को इंडी नाम से कोई ऐतराज़ नहीं था। उनको कोई दिक्कत नहीं था कि यह नाम इंडी हो चाहे, और इंडी रखने से उनको कोई ऐतराज़ नहीं था। चूँकि इंडी अलायंस इंडिया के नाम से मिलता जुलता है, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इस गठबंधन का नाम इंडी रखा जाए। लेकिन चूँकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी को इससे कोई ऐतराज़ नहीं था, तो इसका नामकरण इंडी कर दिया गया। तो खैर नीतीश कुमार को वहाँ से बेइज्जत करके भगाया गया। इस बात का मलाल उनको आज तक है, और इसी कारण से उसी दिन उन्होंने मन बना लिया कि इस गठबंधन के साथ हमें नहीं रहना है। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने बीजेपी से दोस्ती बढ़ाना चालू किया। और जब G20 की मीटिंग थी और प्रधानमंत्री मोदी ने एज ए चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्हें दिल्ली बुलाया G20 लीडर्स के साथ डिनर
की मीटिंग हुई वहाँ पे मोदी जी के साथ में, और मोदी जी के साथ और नीतीश कुमार का काफ़ी हंसता हुआ फ़ोटो हम लोगों ने देखा। और नीतीश कुमार की शायद छोटी सी एक डिमांड थी कि कोई फंड बिहार सरकार का रुका हुआ था, तो जिसकी बात उन्होंने मोदी जी से की। और नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के पहले ही वो फंड बिहार के खाते में आ गया था। तो नीतीश कुमार ने चाहा और मोदी ने उसको रेसिप्रोकेट करके बता दिया कि आप इस गठबंधन में, जो हमारे एनडीए का गठबंधन है, उसमें आ सकते हैं। तो वहीं से उनकी दोस्ती बढ़ी और फिर से वापस वो आ गए। लेकिन नीतीश कुमार का कहना मुश्किल है, क्योंकि उनको पलटू मार भी कहा जाता है। कब पलटी मार देंगे भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि वो पलटी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं 12 सीट होने के बाद भी उनको 1-2 मिनिस्ट्री मिल जाएगा। और उनके सहयोगी जो हैं, उनके जो एमपी बने हुए हैं, वो कम से कम दो सांसद मिनिस्टर बन सकते हैं। और केंद्र से उनकी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से एक्सेस का उनका एक रास्ता खुला रहेगा। पहले अगर अपोजिशन पार्टी के लीडर के हिसाब से चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर से बात करने में 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन अब चूंकि सहयोगी है तो प्राइम मिनिस्टर से कोई भी चीज़ करने में उनको कोई झिझक नहीं होगी। और इस चीज़ को वो बिहार के हित के लिए अच्छी तरह भुना सकते हैं। इस जो रिलेशन उनका मोदी जी के साथ बना हुआ है, इस रिलेशन को वो बिहार के हित के लिए अच्छी तरह से भुना सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और ये सुविधा उनको इंडी गठबंधन में जाने से नहीं मिलेगी। अगर ये जाते भी हैं तो उनका बहुमत का आंकड़ा तो पार नहीं पा रहा है, तो जाके करेंगे क्या वहाँ पे? खाली एक अपोजिशन के लीडर के हिसाब से रहेंगे, लेकिन करेंगे क्या? उनको कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। तो वो अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। ये चीज़ उनको समझ में आ गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिहार के हित के लिए भी उनको एनडीए के साथ रहना ही ज़रूरी है। अभी तक 18 साल नीतीश जी ने राज किया है, लेकिन राज क्या किया है? उन्होंने बिहार के साथ नालायकी ही की है। बिहार के लिए एक भी ढंग का काम नहीं किया है। तो अभी का जो समय है, अगर जाते जाते कुछ अच्छा काम बिहार के लिए कर जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो जैसे लालू यादव का राज याद किया जाता है, उसी तरह नीतीश कुमार का भी राज याद किया जाएगा। नीतीश कुमार को चाहिए कि इस जो मोदी जी के साथ अभी जो उनकी बॉन्डिंग बनी हुई है, इसको भुनाते हुए बिहार में कुछ अच्छे अच्छे प्लांट, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगवाएं, ताकि बिहार के लोग जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं वो बाहर न जाके बिहार में ही पढ़ाई करें। बिहार के लोग जो इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं वो बाहर न जाके बिहार में ही इलाज करवाएं। तो ये चीज़ नीतीश कुमार को देखना है, इस चीज़ को भुनाना है। तो इस चीज़ को अगर भुनाने में सक्षम रहते हैं इस कार्यकाल में, इस जो मोदी 3.0 वाला जो कार्यकाल आने वाला है, इसमें अगर वो बिहार के हित के लिए भुनाना चाहते हैं, भुना सकते हैं। और अपने जो इनकी जो नालायकी रही है 18 साल, इस दाग को धो सकते हैं। ये उनके पास सुनहरा मौका है। नीतीश कुमार को मुकद्दर का सिकंदर ही कहा जाएगा कि 18 साल के नालायकी के बाद भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बिहार के लोग उसको झेल रहे हैं। बिहार के लोग भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन 2 कौड़ी का उनका औकात नहीं है। बिहार के लोग जिस हिसाब से जाके दूसरे प्रदेशों में छोटे से छोटा काम करते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, वो काम उनको बिहार में भी मिल सकता है, बशर्ते कि बिहार में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, तभी मिल सकता है। तो 18 साल में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए नालायकी ही की है, तभी तो ये छोटी सी सुविधा बिहार में उपलब्ध नहीं है। बिहार के लोग आज हायर क्लास 10 के बाद ऊंची पढ़ाई के लिए, इवन कि 11-12 की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो ये सुविधाएं बिहार में नहीं की जा सकती है? तो ये 18 साल का शासन बिहार में नीतीश कुमार का रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने क्यों नहीं देखा अभी तक? बिहार के लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं। आज आप साउथ में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, CMC वेल्लोर चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, वहाँ इलाज के लिए जो ज़्यादातर लोग आते हैं इधर बिहार से जाते हैं, नहीं तो बंगाल से जाते हैं। बंगाल से भी काफ़ी लोग जाते हैं। बंगाल भी इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है।
और बिहार से तो लोग जाते ही हैं। तो खैर नीतीश कुमार के पास सुनहरा मौका है और उन्हें इस गठबंधन में मोदी जी का एक मजबूत सहयोगी होकर बिहार के लिए इस रिलेशन को, ये जो बॉन्डिंग बना है नीतीश कुमार के साथ, इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और बिहार के हित में इसको लगाना चाहिए। और अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू के पास मात्र 16 सीट है और बहुत दिनों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है और बीजेपी के सहयोग से उनको कुर्सी मिली है। पिछले 20 वर्षों से वो करीब आंध्र प्रदेश के राजनीति के हाशिए पे थे, पर्दे के पीछे थे, उनकी कोई पूछ नहीं थी। जब से एनडीए से उन्होंने नाता तोड़ा उसके बाद तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। वो एनडीए से नाता तोड़ के अलग हट गए थे, हालांकि इंडी गठबंधन में नहीं गए थे, लेकिन वो एनडीए से अलग हट गए थे और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इवन कि पिछले जो अभी जगन मोहन रेड्डी जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है आंध्रा के, उनके कार्यकाल में उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तब उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अगर आंध्र प्रदेश के विधानसभा में लौटूंगा तो एज ए चीफ मिनिस्टर ही लौटूंगा, ऐसे नहीं लौटूंगा। और उस कसम को उन्होंने सच करके दिखा दिया। और 2 साल से, पिछले 2 साल से वो कभी मोदी जी से मिलते थे, कभी अमित शाह से मिलते थे। किस लिए मिलते थे? वो चाहते थे कि हमें एनडीए में शामिल कर लिया जाए। एनडीए नाम का जो गठबंधन है, हमें उसमें सहयोगी के रूप में शामिल किया जाए। तो 2 साल के चप्पल घिसने के बाद 2 साल उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चौखट पे माथा रगड़ा है, तब जाके उनको शामिल किया गया है। क्योंकि भाजपा को जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी बिल पास कराना होता था तो जगन मोहन रेड्डी से उनको बराबर सपोर्ट मिलता था। उनके जो सांसद होते थे वो एनडीए के पक्ष में मतदान करते थे, भले वो एनडीए में नहीं थे, लेकिन उनका मतदान जो होता था वो एनडीए के पक्ष में होता था। जिस तरह बीजेडी के जो नवीन पटनायक है, उनके सांसदों का भी जो मतदान होता था वो एनडीए के पक्ष में होता था। तो इसीलिए चूँकि जगन मोहन रेड्डी से भाजपा के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं थी और समय समय पे जगन मोहन रेड्डी से भाजपा को सपोर्ट मिलता था। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये डिसीजन लेने में 2 साल लग गए कि चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो ये चंद्रबाबू नायडू, जिस तरह नीतीश कुमार चल के खुद एनडीए के पाले में आए, उसी तरह चंद्रबाबू नायडू भी चल के एनडीए के पाले में आए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी इस कृतज्ञता को जो मोदी जी ने इन पे किया, जो इनको एक्सेप्ट किया अपने एनडीए में और इनको जगह बनाई, तो ये जो उनका सपोर्ट किया, इस चीज़ को ये दोनों चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार इतनी जल्दी भूलेंगे और एनडीए के साथ गद्दारी करने का सोच भी सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बनने में कोई दिक्कत है। सरकार बनने में तो कोई दिक्कत नहीं और सरकार कंटिन्यूअस 5 साल चलेगी, ऐसी मेरी आकलन है, ऐसा मेरा आकलन है। तो देखते हैं क्या होता है। राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है और इनके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह बैठे हुए हैं। अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो है नहीं कि जो 1 वोट पे गिर जाए। ये अमित शाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहाँ पे वोट डालना है, कहाँ किससे डलवाना है, इनको खूब आता है। तो अमित शाह जैसे घाघ नेता के होते हुए मोदी जी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी अपील रहेगी मोदी जी से कि अपने जो कड़े फैसले जो देश हित में वो लेने वाले हैं और उनके मन में जो है वो सारे फैसले वो ले और बेझिझक ले। और मुझे उम्मीद है कि सब सांसदों का उनको सपोर्ट मिलता रहेगा जो भी एनडीए में है। अगर देश के हित में फैसले होंगे, हो सकता है एनडीए गठबंधन के सांसद भी, कुछ सांसद इनके सपोर्ट में आ जाए, जैसे उद्धव ठाकरे वाले सांसद जो हैं,
और डीएमके के सांसद भी हो सकता है कुछ टूट के इसमें आ जाए, क्योंकि एनडीए में रहेंगे तो सत्ता के करीब रहेंगे और अपना काम और अपने जो इनका चुनाव क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए काम आसानी से करा सकते हैं। और ऐसे तो मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते, जो भी उनके पास काम लेके जाता है उसमें उनका सहयोग पूरा रहता है। और उम्मीद करता हूँ कि मोदी की ये 3.0 वाली जो सरकार है ये अच्छी चलेगी और 5 साल अच्छी जाएगी। और मोदी जी जो बेधड़क निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं उस चीज़ को वो करते रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड और ये आकलन, ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और मेरी फिर से गुजारिश है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोबारा से।